So, hi everyone, and a very good evening to all of you, and welcome back once again to another session of PMI analysis, where we are going to do the pre mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And I will discuss, and I always discuss only those articles, guys, which are relevant for your examinations. Unnecessarily wasting your time on each and every article is not recommended for you as well. Okay? Unnecessary अपना टाइम मत वेस्ट करा करो. Only those articles you should read which are important for your exam, and this you can identify. अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो you can easily identify that which article is relevant for your exam and which is not. ठीक है. But if you are a newcomer, then you can watch these sessions and then compare it with the newspaper. ठीक है. And then you can easily identify. ठीक है. थोड़े टाइम के बाद you would be able to identify कि yes, these articles are important and these are not. Alright, and that is very important. And after reading any article, you have to do the PMI analysis as well, because just reading the article is not enough. Okay? You have to examine the articles from the perspective of all the three stages of examination, whether the question can be asked from this article in pre-mains or in interview. Alright, so this is how you have to read a newspaper. Only then it would be beneficial for you, because sometimes क्या होता है, students generally have this complaint कि यार पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें से कुछ नहीं आया. उसमें से आता है, but there are certain things which are hidden within the articles जिसमें से question examiner बनाता है. Alright, so you have to keep all these things in your mind and you just have to follow these sessions. Every problem will be solved here. Alright, so let's begin with the very first article, guys, which talks about the Third World War, the possibility of the Third World War. ठीक है. सो ये बात कर रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर टॉक दैट कुड बी हाइपरबोल. मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें तो बहुत चल रही है. थर्ड वर्ल्ड वॉर की बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं यहाँ वहाँ. रशिया, स्पेशली आफ्टर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया है एट द ब्रिम ऑफ दिस थर्ड वर्ल्ड वॉर. बट बहुत सारे रीजंस इसके ना होने के पीछे भी हैं. ठीक है. देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, और वो ऑल द रीजंस हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल, एंड दैट्स व्हाई दिस आर्टिकल, गाइस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, so let's talk about, first of all, let's talk about what are the concerns about the possibility of a third world war. क्या क्या कंसर्न है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों हो सकता है. तो बहुत कुछ दिनों से या इनफैक्ट कुछ महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि बोथ साइड्स का मतलब यहाँ पे है वेस्टर्न वर्ल्ड एंड रशिया चाइना. अभी यहाँ पे बोथ साइड्स का मतलब है वेस्टर्न वर्ल्ड और दूसरा है टीम ऑफ रशिया एंड चाइना. ठीक है. Both sides seem intent on enlarging the scale of the conflict rather than trying to end it. जो भी कॉन्फ्लिक्ट है दोनों वर्ल्ड के बीच में, वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में और रशिया और चाइना के ग्रुप के बीच में, तो दोनों जो पार्टीज हैं वो दोनों ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपने बीच के कॉन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं रादर देन ट्राइंग टू एंड इट. दिस पास्ट वीक, अभी जो पिछला हफ्ता गया है, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो ने कुछ बहुत सारे लिथल वेपन्स सप्लाई करे हैं यूक्रेन को, जो कि उन्होंने इससे पहले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन सप्लाई नहीं किए थे, जिससे कि एक बहुत बड़ा चांस क्रिएट होता है ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर. बिकॉज रशिया ने पहले ही वॉर्न कर दिया था पूरी दुनिया को, अगर जो भी कंट्री यूक्रेन को वॉर में सपोर्ट करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. ठीक है. इसके अलावा जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर है सर्जी लैवरोव, उन्होंने ये बोला है अभी रिसेंटली दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर इज नॉट इनकंसिडरेबल. ठीक है. जो न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी है, आप अभी उसको इनकंसिडरेबल ना मान लें, वो कंसिडरेबल है और अभी भी चांसेस है कि न्यूक्लियर वॉर कंडक्ट कर दिया जाए. एंड दैट दिस सिचुएशन मस्ट नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है. सिचुएशन इज क्वाइट इंटेंस एंड देयर आर द चांसेस ऑफ न्यूक्लियर वॉर. ऑलराइट. अदर देन दिस, मिस्टर लावरोव एडेड दैट नेटो इज एंगेज्ड इन अ वॉर विद रशिया थ्रू इट्स प्रॉक्सी. जो नेटो है वो रशिया के साथ अपने प्रॉक्सी के थ्रू, प्रॉक्सी का मतलब यहाँ पे यूक्रेन है, प्रॉक्सी का मतलब क्या है, यूक्रेन. तो रशिया का कहना है कि नेटो जो है वो रशिया के साथ वॉर में एंगेज्ड है थ्रू इट्स प्रॉक्सी. कैसे एंगेज्ड है? बाय आर्मिंग दैट प्रॉक्सी. मतलब जो ये हथियार सप्लाई कर रहा है नेटो और यूनाइटेड स्टेट, इसका मतलब सीधा सीधा ये है दैट नेटो एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी कंट्रीज जो कि नेटो का पार्ट है और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी लोग रशिया के अगेंस्ट वॉर की बात कर रहे हैं. ठीक है. हेंस ऑल द साइंस आर देयर विच आर रीअश्योरिंग अ न्यूक्लियर वॉर विच सीम्स रियल. ठीक है. बट it would be premature to arrive at the conclusion that a third world war accompanied by the use of nuclear weapons is around the corner. But फिर भी ये कहना बहुत ही शुरुआती बात हो जाएगी कि जो न्यूक्लियर वॉर से accompanied थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो होने वाली है, because since 1945 the use of nuclear weapons has remained a taboo.
ठीक है. नाउ देयर आर वेरियस रीजंस कि इस चीज को इन बड़ी बड़ी, ये सिर्फ एक बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सिर्फ एक थ्रेट है एक दूसरे के ऊपर. एक्चुअली में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो नहीं होने वाला है, एंड इसके पीछे बहुत सारे रीजन है. सबसे बड़ा रीजन ये है दैट न्यूक्लियर वेपन इज नो लॉन्गर द मोनोपोली ऑफ एनी वन सिंगल पावर. किसी एक सिंगल पावर की मोनोपोली तो है नहीं न्यूक्लियर वेपन्स. अगर एक कंट्री न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा तो दूसरी कंट्री भी करेगी. तो अगर एक कंट्री का, अगर मान लेते हैं अगर 100, अगर हम यूनिट्स में मान के चले तो 100 रुपए का अगर नुकसान हो रहा है तो दूसरे का भी 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, बिकॉज दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. ऑलराइट. द न्यूक्लियर बैलेंस टुडे इज अनफेवरेबल टू द वेस्ट. जो न्यूक्लियर बैलेंस है वो वेस्ट के टुवर्ड्स थोड़ा सा अनफेवरेबल है, बिकॉज रशिया और चाइना के पास जो कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर वेपन है वो वेस्ट से बहुत ज्यादा है. और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है और कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं वो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं करना चाहेंगी. इसके अलावा इफ द टू साइड्स वर टू एंगेज इन द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, अगर दोनों साइड्स के बीच में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसमें किसी की भी जीत नहीं होगी बल्कि सबकी हार होगी. इट कुड ओनली रिजल्ट इन अ न्यूक्लियर आर्मेगेडन. And apart from grave consequences in the event of nuclear standoff, there are various other factors which inhibit this third world war. ठीक है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने के चांसेस है. जैसे कि देखो, पहली बात तो ये है वेस्टर्न वर्ल्ड ने सैंक्शंस लगाए हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड अगेंस्ट है रशिया के, दैट इज फाइन. बट देर आर वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड विच आर नॉट इन अग्रीमेंट विद द वेस्ट. ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि यूएसए की या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड का जो सैंक्शन है अगेंस्ट रशिया उसके साथ नहीं है. एंड दिस सेगमेंट इंक्लूड्स साइजेबल सेक्शंस ऑफ द इमर्जिंग वर्ल्ड. ऑलराइट. एंड इवन सम कंट्रीज इन यूरोप जो कि नेटो से एफिलिएटेड नहीं है, these countries remain skeptical about the reasons adduced for US support to Ukraine. अब यूएस का जो सपोर्ट है यूक्रेन को लेके, ठीक है, उसके पीछे जो रीजंस यूएसए ने दिए हैं उसके टुवर्ड्स कुछ कंट्रीज यूरोप की ऐसी हैं जो कि आज भी स्केप्टिकल है, जो कि आज भी डाउटफुल है कि एक्चुअली में दीज आर द रीजंस टू सपोर्ट यूक्रेन और नॉट. ठीक है, कि जो हिडन एजेंडा है वो रशिया को अगेंस्ट करने का है या फिर चाइना को अगेंस्ट करने का है. दे आर नॉट सपोर्टिंग यूक्रेन, दे आर एक्चुअली अगेंस्ट रशिया एंड चाइना. ऑलराइट. And a latent fear is also there among such uncommitted countries कि अगर पूरा ऑल राउंड सपोर्ट यूएसए को चला जाएगा या वेस्टर्न वर्ल्ड को चला जाएगा और उनको अलाउ कर दिया जाएगा टू एक्ट एज जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर, तो इन दैट केस ये फ्यूचर में उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो किसी भी एक सेट ऑफ कंट्रीज के पास या फिर एक कंट्री के पास या दो कंट्रीज के पास सुप्रीम पावर नहीं होनी चाहिए. ओनली देन दिस वर्ल्ड, जो ये वर्ल्ड है, उसको हम एक पीसफुल वर्ल्ड के फॉर्म में देख पाएंगे. ठीक है. कंट्रीज अक्रॉस यूरोप आर ऑल्सो कंसर्न अबाउट द कॉस्ट ऑफ द वॉर्स. ऑफकोर्स देखो, वॉर में कोई भी जीते नुकसान दोनों पार्टीज का होता है. ऐसा नहीं है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बमबारी कर दी है तो रशिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा है. वी कैन सी रशिया की इकोनॉमी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है. ठीक है, यूक्रेन एंड रशिया. इसके अलावा देयर आर वेरियस अदर रीजंस कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा. एंड दीज आर यूक्रेन एंड रशिया आर जनरली रेफर टू एज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप. ठीक है, अब अगर क्योंकि ये यूक्रेन और रशिया ब्रेड बास्केट है यूरोप का, तो अगर एक प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट रहेगा दोनों कंट्रीज के बीच में और थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हो जाएगा तो फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है इन द नियर फ्यूचर. एंड ऑल्सो यूरोप इज स्टिल टू रिकवर फ्रॉम द एडवर्स इंपैक्ट्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और उसमें ये वॉर का बोझ कोई भी यूरोपियन नेशन नहीं झेलना चाहेगा. ठीक है. एंड फाइनली ऑफकोर्स chip shortages are expected to cause production cuts in various manufacturing units related to audio, computer and electronics industry. ठीक है, चिप शॉर्टेज की बहुत बड़ा इशू चल रहा है अक्रॉस दी ग्लोब, जिसकी वजह से देखो, और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीजन है. ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड ये रीजन है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द एरिया ऑफ ऑडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मोबाइल फोन, कंप्यूटर के एरिया में अगर चिप शॉर्टेज होगी, प्रोडक्शन की कमी आ जाएगी, तो जो पूरी दुनिया इस समय टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है वो ठप पड़ सकती है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस गाइस की जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो सिर्फ एक हाइपरबोल है, वो सिर्फ एक बड़ी बड़ी बातें हैं, एक दूसरे को डराने के जरिए हैं. ठीक है, बहुत कम चांसेस है ड्यू टू दीज मेंशन्ड रीजन जो भी हमने डिस्कस करे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस अभी नहीं है. ठीक है, नॉट रिलेवेंट फॉर प्री, दिस आर्टिकल इज नॉट रिलेवेंट फॉर प्री. एंड मेंस के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS2 इंटरनेशनल रिलेशन. मेंस और इंटरव्यू में दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है. सो मेंस में कैसा होगा? डिस्पाइट वेरियस टॉक्स एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर इट सीम्स अ हाइपरबोल, एग्जामिन. ठीक है, सो यू हैव टू एग्जामिन. सो यस, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये बताना पड़ेगा
कि व्हाट आर द टॉक्स गोइंग ऑन एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की पॉसिबिलिटीज की यहाँ पे बात हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन करेंगे। एंड देन हम ये बताएंगे कि वाई इज इट अ हाइपरबोल, ठीक है, कि ये क्यों सिर्फ एक बड़ी बड़ी बातें हैं, एक्चुअली में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो जो जो हमने डिस्कस किया है, जिस सीक्वेंस में डिस्कस किया है, वो ये आपको बेसिकली आपको जितने भी ये स्लाइड्स हैं उसको उठा के अपने एग्जाम में कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग मोर देन दैट। एंड इंटरव्यू में हाउ डू यू लुक टुवर्ड्स द हैपनिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। इंटरव्यू जनरली एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो उसमें आपका पर्सनालिटी चेक होता है बाय योर थ्रू योर स्टेटमेंट्स, कि आपके थ्रू योर स्टेटमेंट्स, थ्रू योर व्यूज, थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स अराउंड यू, ठीक है। तो आपका व्यू पूछा जा सकता है कि क्या लगता है आपको कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा, तो आप बता सकते हो जो भी चीजें हमने इस आर्टिकल में डिस्कस की है। ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर आर्टिकल व्हिच इज अबाउट द लैक ऑफ फंडिंग, which is about the lack of funding in Indian science projects, or you can say research। जो हमारे देश का जो रिसर्च इकोसिस्टम है, या फिर जो आप कह सको पूरा साइंस इकोसिस्टम है, उसमें फंडिंग बहुत कम रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड देयर इज वेरी लेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम दी प्राइवेट प्लेयर्स। उसी के बारे में ये आर्टिकल है कि क्या क्या डेटा है रिलेटेड टू दिस एंड हाउ वी कैन ओवरकम दिस सिचुएशन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल there is very low R&D expenditure in India, ठीक है, and there is very also there is very little participation from the private sector in the country। और जो भी R&D का एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट की साइड से होता है, उसमें जो भी फंडिंग होती है वो गवर्नमेंट की साइड से आती है, ठीक है। दिस फंडिंग remains static in India and hovers between 0.6% to 0.8% of GDP, which is far more less than United States, China and Japan। And India's global R&D expenditure remains at just 1 to 3% of the global total, with USA and China accounts for 25% and 23% respectively। तो you can see चाइना का जो R&D एक्सपेंडिचर है वो 23% और हमारा सिर्फ 1 to 3% है। So this is a major cause of concern। Yes, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके रिगार्डिंग काफी स्टेप लिए हैं, उसके बाद भी हम आगे करेंगे। This trend of underfunding is also reflected in the low proportion of qualified researchers available in India। जो हमारे देश में बहुत कम क्वालिफाइड अवेलेबल रिसर्चर्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ दिस लो फंडिंग इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। 2017 में वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया में केवल 255 रिसर्चर्स थे पर मिलियन पीपल, जो कि बहुत ही छोटा नंबर है अगर हम अपने बिग साइज पॉपुलेशन की तरफ देखें तो। एंड मच ऑफ द टोटल फंडिंग provided in the research and development area goes to DRDO and Department of Space and Atomic Energy। बल्कि जो रिसर्च के ऊपर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ज्यादातर रिसर्च के लिए अपने अपने एसेट्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि ICAR, CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इनको केवल 30 से 40% का फंड जाता है, ठीक है। और यही वो एजेंसीज हैं जो कि आगे फंड करती हैं टू द रिसर्चर्स को फंड करने का काम इन्हीं एजेंसीज का है। तो अगर इनको ही फंडिंग नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स रिसर्चर्स को फंडिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। वाइल द फंडिंग ट्रेंड रिमेन्स फ्रोजन बिटवीन 2011 और 2018। आप देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो फंडिंग ट्रेंड है वो तो वैसा ही रहा है, काफी कम फंडिंग रही है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है वो इंक्रीज हो गई है फ्रॉम 752 टू 1016, एंड डॉक्टरल डिग्रीज भी इंक्रीज हो गई है फ्रॉम अराउंड 10,000 टू अराउंड 25,000। ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है फॉर योर एग्जाम। Just remember the number of universities have been increased and also the number of doctoral degrees have risen exponentially, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस एरिया में काम करने वाले लोगों का जो नंबर है वो बढ़ चुका है। This means that the available number of people required to do scientific work as a career option has enlarged exponentially। But अब अगर उनके पास फंडिंग ही नहीं है, प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, तो of course how would they be able to get the employment in this area। Alright, now एक नई एजेंसी की बात की गई थी in the union budget of 2021-22 and that was National Research Foundation। और ऐसा बोला था सरकार ने that सरकार the government will provide 10,000 crore every year up to a period of 5 years। 5 साल तक के लिए देंगे 10,000 करोड़ रुपए हर साल for a new funding agency in the area of research and development, and that is named as what? National Research Foundation। This agency is expected to boost the university science research as well as the work in the social sciences, and it will also provide the reliable base of merit based but equitable peer reviewed research funding, and it will help to develop a culture of research in the country। तो
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के टुवर्ड्स बहुत सारी उम्मीदें हैं भारत सरकार की एंड ऑल दी स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू दिस एरिया। तो देखना यह है कि इन 5 साल अगले आने वाले 5 सालों में ये कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई अदर इंटरवेंशन हैं जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। रिसेंटली मोर देन 4,000 crores हैव बीन एलोकेटेड फॉर डीप ओशन मिशन फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप ओशन एंड फॉर द रिसर्चेस in the deep ocean. 4 new centers of virology will be opened for conducting research in the area of virology. Department of Development of Hydrogen Energy. Hydrogen energy के development के लिए research and development capacities are being established across the countries. And of course, we have a Mahatma Gandhi National Fellowship Program to provide funding for the researchers. ठीक है, and there are various other fellowship programs as well. ठीक है ना? So these are some of the interventions from the government of India regarding the research and development. And इसके अलावा but इतना is not enough. This is not enough. इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करने के लिए जरूरत है. For example, for unleashing the fullest potential of the science of our country, there is a need of vibrant and responsive financial system. Other than this system should be autonomous and more participatory, and there should be less interference from the ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए. एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू चिप इन. अब देखो, प्राइवेट सेक्टर का अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट की जो फंडिंग अभी 0.6% टू 0.8% ऑफ जीडीपी है. गवर्नमेंट बढ़ा के इसको 1% कर देगी, बट तब भी उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं. सो देयर इज एन अटमोस्ट नीड, देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू चिप इन. ठीक है, बट फॉर दैट टू हैपन द गवर्नमेंट शुड इंसेंटिवाइज द प्राइवेट प्लेयर्स बाय गिविंग देम टैक्स ब्रेक्स और some scheme like PLI scheme. ठीक है ना? So these are some of the way ahead जिससे हम हमारे जो साइंस का इकोसिस्टम है, जो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट का इकोसिस्टम है, उसको बूस्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, एंड नाउ लेट्स डू द PMI एनालिसिस गाइस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट रेलेवेंट फॉर प्री, ऑल्दो मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. GS2 पॉलिसीज का पार्ट है ये. ठीक है, एंड क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: टू अनलीश द फुलेस्ट पोटेंशियल ऑफ इंडियन साइंस, a vibrant, responsive, autonomous and less bureaucratic system is required. Comment. अब इसमें एक चीज याद रखो, आपको इसमें सिर्फ सजेशन नहीं देने, सजेशन तो देने ऑफ कोर्स, वो तो इस क्वेश्चन की डिमांड है, बट यू ऑल्सो हैव टू टेल द एग्जामिनर दैट व्हाट आर द लूप होल्स इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तभी आपके क्वेश्चन का आंसर का एक स्ट्रक्चर बनेगा. अगर आप सीधा जाके सजेशन देने लग जाओगे तो वो आप सजेशन किस बात का दे रहे हो ये भी तो आपको बताना है. तो आप उसी बात का दे रहे हो जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दैट देयर इज वेरी लो R&D एक्सपेंडिचर इन द कंट्री. ठीक है, और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा कि अभी टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से साइबर क्राइम भी हो जाते हैं. ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी की आप बात कर सकते हो बिकॉज हम ओवरऑल इंडियन साइंस की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें बता दी दैट दीज आर सम ऑफ दी की चैलेंजेस इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम और साइंस इकोसिस्टम एज अ होल. और उसके बाद यू हैव टू गिव दी सजेशंस. ऑलराइट, सो इस तरीके से ध्यान रखना, सिर्फ सजेशन नहीं देना. सजेशन आप किस चीज का दे रहे हो ये भी तो बताना पड़ेगा. ऑलराइट, एंड इंटरव्यू में व्हाई इज इट सो दैट वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ रिसर्चर्स इन द कंट्री? बिकॉज फंडिंग का एक बहुत बड़ा इशू है जी हमारे देश में. दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है जी हमारे देश में. तीसरा, जो हमारे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है इन द एरिया ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हमारे देश में रिसर्चर्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा कम है. ऑलराइट, सो दिस इज द PMI एनालिसिस गाइज. आई होप दिस इज क्लियर. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड इनकम लेवल्स. देखो, अभी तक जो इकोनॉमिस्ट हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनका ये मानना है दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फर्टिलिटी एंड इनकम लेवल. मतलब अगर इनकम लेवल ज़्यादा है तो फर्टिलिटी होती है कम. ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इनकम लेवल कब ज़्यादा होगा? जब फीमेल का जो पार्टिसिपेशन रेट है इन द एम्प्लॉयमेंट वो बहुत ज़्यादा होगा. मतलब फीमेल जब ज़्यादा काम पे जाएंगी तो ऑफकोर्स तभी तो उनकी इनकम बढ़ेगी. और अगर इनकम बढ़ती है तो उनका फर्टिलिटी लेवल कम हो जाता है, मतलब कि उनके बच्चे कम पैदा होते हैं. यानी कि अगर वो 2 बच्चे पैदा करना चाहते हैं, 4-3 तो नहीं बोलूँगा मैं, बिकॉज हम तो हमारे तो इस दिन नारा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अगर वो 2 बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो एक ही करते हैं. या इनफैक्ट कुछ फैमिलीज आज की डेट में ऐसी भी हैं जो कि करना ही नहीं चाहते बिकॉज ऑफ वर्कलोड फ्रॉम द ऑफिस. लेकिन ये तो है एक जनरल ट्रेंड है. लेकिन अब ये जो ट्रेंड है बदल रहा है. ठीक है, एक रिसर्च हुई है उसके हिसाब से ये जो ट्रेंड बदल रहा है. सो
As I told you that economists have generally explained the inverse relationship between income and fertility, but nowadays this trend is reversing, and the researchers have shown that there is a positive relation between women's labor force participation rate and fertility levels across various countries. पूरी दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा देखा जा रहा है कि जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि वुमेन का ज्यादा एम्प्लॉयड होना है, और फर्टिलिटी लेवल है, उनके बीच का जो इनवर्स रिलेशनशिप था वो अब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. ठीक है. एंड देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दिस. नंबर वन, वुमेन टुडे गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम देयर फैमिली. बहुत सपोर्ट है फैमिली से, द स्टेट एंड अदर्स व्हेन इट कम्स टू रेजिंग देयर चिल्ड्रन. देखो स्टेट गवर्नमेंट की बहुत, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, so there are various schemes which are there for the by the government of India, जो कि सपोर्ट करती है in raising the children. Like for example, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेशनल क्रेच स्कीम. नेशनल क्रेच स्कीम, बच्चा पैदा होने के बाद उनको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम अपने बच्चे को कहाँ रखें. ठीक है, नंबर वन. नंबर टू, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है. ठीक है. इसके अलावा जो आशा वर्कर्स के थ्रू सपोर्ट दिया जाता है टू द प्रेग्नेंट लेडीज, तो बहुत सारी सपोर्ट है फ्रॉम द स्टेट साइड अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है. सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वुमेन्स आर नाउ एनकरेज्ड टू गेट इनटू द एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. वो काम करने पे काफी ज्यादा मोटिवेटेड है क्योंकि उनसे उनका ये वाला जो चीज है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. ठीक है. वर्क कंडीशंस में ऑल्सो भी बेटर सुटेड टू द नीड्स ऑफ वर्किंग मदर्स. ठीक है. इसके अलावा देर आर सर्टेन चेंजेस इन द सोशल नॉर्म्स एंड सपोर्ट फॉर वर्किंग मदर्स, एंड दिस मे हैव also help in the rise of fertility levels at a time when women's participation in the labor force has risen. Okay, so these are the three important reasons why this change, why this reversal in the inverse relationship between the fertility and the income levels. ठीक है. और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है. देखो ये GS2 सोशल जस्टिस में भी आ सकता है और GS3 आपके इकोनॉमी में भी आ सकता है. ठीक है, बिकॉज इट इज एन कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमिक्स, तो वहां से आपसे पूछा जा सकता है. क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: इकोनॉमिस्ट हैव जनरली एक्सप्लेन्ड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड फर्टिलिटी, बट द कर्व हैज रिवर्स्ड नाउअडेज. डिस्कस. तो ठीक है, आप जो भी ये इनवर्स रिलेशनशिप है वो समझा देंगे कि हाँ जी, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड फर्टिलिटी. एज इनकम राइजेस फर्टिलिटी गोज डाउन, और यू कैन से एज इनकम गोज डाउन फर्टिलिटी राइजेस. ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बता दिया. उसके बाद ये कर्व आज की डेट में रिवर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन which was, and this was found through some researches, and उसके पीछे क्या reasons है वो बता दिए. ठीक है. एंड इंटरव्यू में they can simply ask you that what is the relation between income and fertility. तो उसके बाद definitely जब आप बता दोगे तो एक काउंटर क्वेश्चन जरूर आएगा, बट काउंटर क्वेश्चन क्या आएगा कि but yes, there are various researches which have been done across the world which is showing that now the relationship between the income and fertility is going towards positive. So what are your views in that? Why is it so? तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है. एंड नाउ द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, दिस इज रिगार्डिंग ई श्रम पोर्टल. ठीक है, ई श्रम पोर्टल के बारे में है, तो ई श्रम पोर्टल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. अब इस आर्टिकल में तो कुछ है नहीं, डेटा है, फैक्ट्स एंड फिगर है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. बट येस, वी हैव टू टॉक अबाउट द ई श्रम पोर्टल. व्हाट इज दिस पोर्टल एंड व्हाई दिस पोर्टल वाज लॉन्च्ड? So remember, this portal was launched by Ministry of Labour and Employment, and the objective was to create a national database of unorganized worker. Now, what government will do by creating this national database of unorganized worker? क्या करेगी सरकार? इसका करेगी, इसका काम है. This portal contains all the details of registered workers. जो भी वर्कर्स, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इसमें अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, उनकी सारी डिटेल्स इसके अंदर होती है. And these details will be used for optimum realization of their employability, and the very important, to extend the benefits of the social security schemes to them. All right. And any worker who is eligible, any worker who is working in unorganized sector and who is of age between 16 to 59 and who is not a member of EPFO, ESIC or NPS, and who is not an income tax payer. इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स अगर इनकम टैक्स पेयर होगा तो उसको सोशल वेलफेयर बेनिफिट की कोई जरूरत नहीं है. सो दिस टाइप ऑफ पर्सन having all these eligibility criteria is eligible to register on the eShram portal. And after registration, there is a provision to provide an accidental insurance cover of rupees 2 lakh under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
to the unorganized worker. This is very, very good and very, very important. And remember, there is no need for there is no need for renewal of the card, and this is a permanent card basically. इसमें कुछ renewal कराने की जरूरत नहीं पड़ती. Alright. So all these are information regarding the e-Shram portal. Now अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, तो उसमें आप ई-श्रम पोर्टल का एग्जांपल दे सकते हो दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपलिफ्ट द सिचुएशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द कंट्री. ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स डायरेक्टली ई-श्रम पोर्टल पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक दिस. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ई-श्रम पोर्टल और ई-श्रम कार्ड. This portal was developed by Ministry of Labour and Employment for creating a national database of unorganized worker. बिल्कुल सही बात है, एक एक वर्ड पे ध्यान देना. This is only for the unorganized worker, not for all workers. And this was developed by Ministry of Labour and Employment. Any worker who is working in unorganized sector aged between 16 to 59 and not a member of EPFO, ESIC or NPS is eligible to register. This is also correct. And the e-Shram card remains valid for 1 year from the date of registration. No, this is a permanent card and there is no need for renewal. ठीक है ना? So only 1 and 2 should be the correct answer because we have to identify the correct statement. All right. And guys, that's it for today's session. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. I'll see you in the next session. Goodbye, take care, and God bless.